कांग्रेस और एनडीए अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के दो सेल्फ गोल कर लिए हैं। जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने सुनाऊं। ऐसे ही वार हुए, पलटवार हुए, बार बार हुए और अभी तो और होंगे। चुनाव 2 चरणों का हुआ है, 5 चरण बाकी है। लिहाजा तीसरे चरण के लिए चुनावी जंग का रण और भीषण हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और एनडीए अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के दो सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है। फिर एक बार तीसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली की और कांग्रेस को जमकर कोसा। जैसे ही कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के अलावा पीएम मोदी ने गोवा में भी रैली की। अमित शाह ने गुजरात में मोर्चा संभाला, पब्लिक को कांग्रेस का दौर याद दिलाया। कमરના નિશાન પર બટન દબાવ છો। બંને ચરણમાં રાહુલ બાબાના સુપડા સાફ થઈ ગયા। પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ મધ્ય જ્યાં જઈએ ત્યાં મોદી 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 મોદીના નારા સમગ્ર દેશની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓનું સ્વાગત। પ્રિયંકા जी तुम आगे बढ़ो। 2 दौर की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने भी तीसरे दौर की फील्डिंग सजा दी है। प्रियंका गांधी ने गुजरात के वलसाड में प्रचार किया, कहानी सुनाकर प्रधानमंत्री की बयानबाजी पर चुटकी ली। घर में शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं, और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है, देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने सुनाऊं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद में थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बोले, नया भारत केवल राम मंदिर नहीं बनाता बल्कि आतंकवादियों का राम नाम सत्य भी करता है। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। देश के एक छोर से दूसरे कोने तक
2 चरण के चुनाव के बाद दावों का दौर और तीव्र हो चुका है। 2 चरणों में 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब बारी है तीसरे फेज की, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को असम की 4 सीटों, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। इसके अलावा गोवा की 2, गुजरात की सभी 26 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में 14, मध्य प्रदेश में 7, महाराष्ट्र में 11, उत्तर प्रदेश में 10, पश्चिम बंगाल में 4, दमन और दीव में 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी 7 मई को ही मतदान है। लेकिन उससे पहले 2 दौर के मतदान ने कई दिग्गजों को टेंशन दे दी है। इतना जरूर है कि दावों में बीजेपी कह रही है कि 400 पार का रूट तो क्लियर है, जबकि विरोधी कह रहे हैं कि 2 फेज की वोटिंग ने ट्रेलर ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म दिखा दी है। पूरा भरोसा है कि हमारे काम के बल पर, हमारी नीति, हमारा नेतृत्व, हमारी सोच, उसके बल पर हम इस चुनाव में आए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है, बिहार में, देश में कोई रोक नहीं सकता 400 पार। बिल्कुल 400 पार होगा। बीजेपी के लोग डिप्रेशन में हैं, सेकेंड फेज के बाद डिप्रेशन में है। वो केवल समाज में जहर बोना, यही उनका काम है। अब देश की जनता पहचान चुकी है। 400 का नारा भूल ना गए मोदी जी। एक बार भी अब सेकेंड फेज होते होते 400 का नारा भूल गए। हमने पहले ही बोला था 400 फिल्म का, फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। राजनीति में दावे तो होते ही रहते हैं और इन दावों की वजह भी है, क्योंकि दूसरे फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 68.49% ही वोटिंग हुई, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे में सवाल ये है कि कम मतदान से किसे नफा और किसका नुकसान है। दूसरे फेज में कम वोटिंग टर्नआउट के मायने क्या हैं? दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 79.66% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 59.63%, बिहार में 57.81% और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54.85% मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में 71.63% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कर्नाटक और केरल में 67% और 65.28% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में कुल 56.6% लोगों ने मत डाला। पश्चिम बंगाल में 71.84% लोगों ने मतदान किया। खास बात यह है कि 5 साल पहले इन्हीं सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई थी। इस दफा छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो देश के करीब सभी राज्यों में पिछली बार के मुकाबले कम लोग ही वोट डालने घर से निकले। कम वोटिंग को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। 2 चरणों के जो मतदान हुए हैं वह स्पष्ट है कि 4 जून 2024 को जनता तो अपना जो है जनादेश वो स्पष्ट तौर पर सुना देगी। संदेश खाली के लोग, बंगाल के लोग और इस देश के न्याय प्रिय जनता यह पूछना चाहती है कि संदेश खाली का क्या संदेश, ममता की निर्ममता पर क्यों चुप हैं राहुल, स्टालिन, उद्धव और अखिलेश? यह सवाल इस देश की जनता का है। बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं का दावा है कि अभी तक के मतदान से जो रुझान मिल रहे हैं वो बीजेपी की जीत के संकेत हैं, लेकिन विरोधियों को अभी से मौका नजर आने लगा है। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, सुनिए। बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई, देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी खत्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है।
तो लोग जो है परेशान है। तेजस्वी यादव ही नहीं, कम वोटिंग से कांग्रेस की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ तो अभी से जनता को शुक्रिया कहने लगे हैं। एक्स पर लिखा कि जनता ने परिवर्तन के लिए मतदान किया। अखिलेश यादव भी कम वोटिंग को साइकिल के लिए मुफीद मान रहे हैं। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि कम मतदान की वजह क्या है। पॉलिटिकल एनालिस्ट से समझिए। सबसे बड़ा कारण जो गिनाया जा रहा है वो हीट वेव, बहुत गर्म था कल। इसके कई मायने भी हैं। अपोजिशन जैसे कह रहा है कि कम वोट का मतलब है कि बीजेपी के वोटर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि 400 तो आ ही रही, हमारे वोट से क्या हो जाएगा। और अपोजिशन बीजेपी का ये कहना है कि जो हमारे वोट हैं हमने बूथ लेवल पे मैनेजमेंट किया है, हम एक एक वोट को अपना लाए हैं। चूँकि ये कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं और दूसरे दल निर्दलीय वगैरह, इनके मतदाताओं का ये मानना था कि जीत तो रहे नहीं है, तो वोट दे के क्या फ़ायदा। तो इस तरह की भी बातचीत चल रही है। लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग की बड़ी वजह भीषण गर्मी और लू को भी माना जा रहा है। पहले पूर्वोत्तर भारत और अब उत्तर भारत में लू के हालात हैं। यूपी से लेकर बिहार तक भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ रहा है। सवाल ये है कि बाकी बचे फेज में क्या होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इस साल अप्रैल से जून तक देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। खासतौर से देश के मध्य और पश्चिमी इलाके में हालात भीषण गर्मी के होंगे। इस बार 97 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 1 जून तक 7 चरण के चुनाव पूरे होंगे। मतलब इस बार 46 दिन तक चुनाव होने हैं। 2019 में 36 दिन तक चुनावी प्रक्रिया चली थी, लेकिन गर्मी का असर भी दिखा था। जिन राज्यों में हीट वेव का असर था, वहां 70% से कम वोटिंग हुई थी। मसलन 2019 में बिहार में 57%, उत्तर प्रदेश में 59%, दिल्ली में 60%, महाराष्ट्र में 61%, जबकि राजस्थान और झारखंड में 66 और 67% लोगों ने वोट डाला था। ये हालात तब थे जब पूरे देश में टर्नआउट 67.47% रहा था, लेकिन सिर्फ उन्हीं इलाकों में वोटिंग कम हुई जहां भीषण गर्मी थी। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, वोटर टर्नआउट पर असर पड़ सकता है। खासतौर से भयंकर गर्मी में बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों को लंबे वक्त तक लाइन में लगने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गर्मी के दौरान देश में चुनाव पहली बार नहीं हो रहे। 1991 में 20 मई से 5 जून के दौरान वोटिंग हुई थी। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास रहा था। 55.9% वोटिंग हुई थी। 1996 में अप्रैल 27 से 7 मई तक चुनाव हुए। 57.9% वोटिंग हुई। 1998 और 1999 में सर्दियों के दौरान वोटिंग हुई। दोनों ही बार वोट प्रतिशत 60% से ज्यादा रहा। 2004 से 2019 तक अप्रैल से मई के दौरान ही वोट पड़ते रहे हैं। 2004 में 58%, 2009 में 58.2%, लेकिन 2014 में 66.4% रिकॉर्ड वोटिंग हुई और 2019 में ये रिकॉर्ड बढ़कर 67.4% तक पहुंच गया। यानी गर्मी का वोटिंग परसेंट पर ज्यादा असर नजर नहीं आता। इसे लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक रिसर्च भी सामने आई थी। रिपोर्ट में 2008 और 2017 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के ट्रेंड को लेकर रिसर्च की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के दौरान अगर गर्मी में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो करीब 1.5% तक मतदान बढ़ जाता है। यानी अगर सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा तापमान हो तो 1.5% ज्यादा लोग वोट देने घर से बाहर निकलते हैं।
अप्रैल के महीने में गर्मी असर तो दिखा रही है, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों का जोश भी बरकरार है। लिहाजा सिर्फ 2 फेज की वोटिंग से किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है। गर्मी बढ़ेगी, वोट बढ़ेगा, नतीजा क्या होगा महीने भर बाद ही पता चलेगा।